हाय एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन 24। आज से हम एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे इंडियन पॉलिटी ऑफ क्लास 12। तो उसी के फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस चैप्टर में मेनली हम टू टॉपिक्स की बात करेंगे, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड सेकेंडली इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मैप के बारे में जान लेते हैं। सबसे नॉर्थ में प्रेजेंट है जम्मू एंड कश्मीर, उसके नीचे है पंजाब जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। आज के गुजरात वाले एरिया में प्रेजेंट था जूनागढ़, सेंट्रल पार्ट में हैदराबाद, और आज का आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मिलके उस टाइम में मद्रास के नाम से जाने जाते थे। ये एरिया वेस्ट बंगाल है और ईस्ट में 7 स्टेट्स प्रेजेंट है जिनको 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। और ईस्ट और हमारे जो वेस्ट बंगाल के बीच में जो एरिया है वो बांग्लादेश है। तो अगर इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिया को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट को। हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और हमने अपनी कंट्री को चलाने के लिए एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई थी जिसे हम इंटरिम गवर्नमेंट भी कहते हैं। आगे बात करते हैं चैलेंजेस की, कि पार्टीशन के टाइम पे हमें क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शेप की, कि इंडिया की क्या शेप होगी आफ्टर पार्टीशन, कैसा दिखेगा हमारा इंडिया। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री था जहाँ पे बहुत सी डाइवर्सिटी के लोग रहते थे, जिनको इकट्ठा करके रखना एक मेजर प्रॉब्लम थी। सेकंड चैलेंज इज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। हमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए थी, जिसके लिए हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो कि हमें सेंटर में रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी बातें सेंटर तक पहुंचाते हैं। इसके लिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। अगर बात करें थर्ड चैलेंज की, तो ये था इक्वालिटी। मतलब सोचिए, एक ऐसे देश में सभी को इक्वल ट्रीट करना जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग कास्ट के लोग थे, अलग अलग कल्चर फॉलो करते थे, जिनके व्यू पॉइंट भी अलग हो चुके थे, और पार्टीशन के टाइम पे तो हार्ट भी अलग हो चुके थे लोगों के। तो इस सारे सिस्टम में इक्वालिटी इस्टेब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट था। सेकंड इज वेलफेयर। जो गरीब लोग थे उनका वेलफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। हमारी कंट्री का डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और पॉवर्टी इरेडिकेशन एक मेजर प्रॉब्लम थी, उस टाइम पे बहुत पॉवर्टी थी इंडिया में। तो ये थे हमारे चैलेंजेस जो कि हमें पार्टीशन के टाइम पे देखने को मिलेंगे। देन बात करते हैं पार्टीशन की। तो जो पार्टीशन हुआ था वो हुआ था मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947। इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था, इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद टू नेशन थ्योरी जो दी थी वो दी थी मुस्लिम लीग ने, जिनके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि इंडिया टू नेशंस में डिवाइड हो गया, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये कैसे डिवाइड होगा, किस बेसिस पे होगा, तो मेजोरिटी के बेसिस पे होगा। विच मीन्स जिस एरिया में मुस्लिम्स ज़्यादा है वो पाकिस्तान बनेगा, और जहाँ पे हिंदूज वो इंडिया। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिली हमें पार्टीशन के टाइम पे भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिया वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी, ये हमने पढ़ लिया। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जो मुस्लिम मेजोरिटी थी वो दो एरियाज में थी, एक तो ईस्ट में और एक वेस्ट में। वेस्ट जो आज का पाकिस्तान है और ईस्ट जो आज का बांग्लादेश है। बांग्लादेश को 1947 में ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया था, बट वहाँ पे डिस्प्यूट्स के कारण 1971 में वो बांग्लादेश बन गया। सेकंड प्रॉब्लम की बात करें, नॉट ऑल वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। सभी मुस्लिम्स ऐसे नहीं थे जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे। जैसे कि बात करें तो खान अब्दुल गफर खान की, जो कि लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के। उन्होंने डिमांड रखी थी कि वो पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, बट उनकी डिमांड्स को इग्नोर करते हुए उन्हें भी पाकिस्तान में बाद में मर्ज कर लिया गया, इसको मतलब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को। थर्ड वन इज पंजाब एंड बंगाल। मतलब पंजाब और बंगाल जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश से बॉर्डर जो अपने शेयर करते हैं, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे भी ना नॉन मुस्लिम लोग थे, वो भी बहुत ज़्यादा थे। तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम था कि उन्हें कैसे मैनेज करेंगे, कैसे ट्रीट किया जाएगा लोगों को। फोर्थ वन इज माइनॉरिटीज। व्हाट अबाउट माइनॉरिटीज? सभी मेजोरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो माइनॉरिटीज का क्या? माइनॉरिटीज मतलब कि जो पाकिस्तान में हिंदूज लोग प्रेजेंट है और जो इंडिया में मुस्लिम लोग प्रेजेंट है, वो किस तरह से अपने घर छोड़ छोड़ के पाकिस्तान इंडिया में ट्रैवल करें,
या फिर जो भी था वो हमारे लिए एक मेजर प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट बात करें कॉन्सिक्वेंसेस की। क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, क्या रिजल्ट रहा इन सब का? लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल वर किल्ड, बहुत तादाद में लोग मारे गए। सिटीज जैसे कि लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, ये सब कम्युनल जोन्स बन गए। माइनॉरिटीज जो थी जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, दे वर फोर्स्ड टू लिव इन रेफ्यूजी कैंप्स, उन्हें रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा। उनके पास और कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं था, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कुछ हिंदू फैमिलीज है, अगर वो अपने घर पे रहते तो दे वर अटैक्ड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी, उन्हें मुस्लिम्स द्वारा खतरा था। तो वो एरिया से थोड़ा बाहर आके रेफ्यूजी कैंप्स में रहने लगे, और जब भी उन्हें मौका मिला तो उन्होंने बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर लिया। बट कितने ही लोग थे, कितने ही सालों तक, महीनों तक, कोई आइडिया नहीं है कि कैसे उन्होंने सरवाइव किया। नेक्स्ट इज डिवाइडेड फाइनेंशियल असेट्स। पार्टीशन के टाइम हमने सिर्फ अपने लैंड या फिर पीपल डिवाइड नहीं किए थे, बल्कि हमने अपने फाइनेंशियल असेट्स भी डिवाइड कर लिए थे। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, अगर आगे बात करें तो करीब करीब 80 लाख लोग जो थे उन्होंने माइग्रेट किया था, और 5 से 10 लाख लोग तो मर भी चुके थे। उसी टाइम के सर्वाइवर्स कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड का पार्टीशन नहीं है, बल्कि इट इज़ ऑल्सो डिवीजन ऑफ हार्ट्स। लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति नफरत भी पैदा हो गई थी। जो मुस्लिम और हिंदू पहले भाई भाई बन के रहते थे, अब वो एक दूसरे की जान लेने के लिए भी तैयार थे। तो यहाँ पे होता है हमारा एक टॉपिक कवर। चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो दूसरे टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इंटीग्रेशन से हम समझते हैं इकट्ठा होना, मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स प्रेजेंट थे हमारे देश में, हमने उन्हें कैसे इकट्ठा बांध के रखा। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया के दो पार्ट थे, एक थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स। तो जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस थे ना, ये डायरेक्ट ब्रिटिशर्स द्वारा रूल किए जा रहे थे, मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था। बट प्रिंसली स्टेट्स में प्रिंस रूलर्स थे, वो रूल कर रहे थे, दे वर नॉट बाइंड विद द ब्रिटिशर्स। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि उन्होंने ना ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंटेसी को एक्सेप्ट किया हुआ था। पैरामाउंटेसी को एक्सेप्ट किया था मतलब कि इंटरनल मैटर्स के डिसीजंस तो खुद लेते थे, बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें उन्होंने सुप्रीम पावर माना हुआ था, मतलब कुछ पावर रिस्ट्रिक्टेड थी उनकी। तो ठीक है, अब इंटीग्रेशन के टाइम पे प्रॉब्लम क्या क्या हुई ये जानते हैं। उस टाइम पे हमारे देश में 565 स्टेट्स थे। इमेजिन कितना डिवाइड, मतलब कितने पोर्शन थे हमारे, कितने पार्ट्स थे इंडिया के। 565 स्टेट्स से, और इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उन स्टेट्स को ये बोला, या तो आप इंडिया में शामिल हो जाइए या पाकिस्तान में, या फिर आपके पास थर्ड ऑप्शन भी है कि आप इंडिपेंडेंट रहिए, आप किसी में शामिल ना होइए और खुद के स्टेट को एक कंट्री का दर्जा दे दीजिए। तो ऐसा पहला देश जिसने इंडिपेंडेंट होने का ऐलान किया वो था त्रावणकोर। त्रावणकोर के महाराज ने ऐलान कर दिया था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। और उसके बाद था हैदराबाद। हैदराबाद के नवाब ने भी कहा कि हम भी इंडिपेंडेंट रहेंगे। दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम। अभी सोच के देखिए, हैदराबाद हमने स्टार्टिंग में देखा कि हमारे इंडिया के सेंटर पार्ट में है। अगर उस टाइम पे हैदराबाद एक अलग कंट्री होता और हमारा इंडिया एक अलग कंट्री होता, हाउ डिफिकल्ट, कितना डिफिकल्ट होता हमारे लिए। मतलब कोई एक कंट्री हमारे देश के बीचों बीच स्थित है। इसीलिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनका बहुत बड़ा मेजर रोल माना जाता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में। इन्होंने इंडिया को जोड़ के रखने में उनकी बहुत महत्व भूमिका है। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं। जैसे उस टाइम पे जो हमारा आज का उड़ीसा है ना, वहाँ पे 26 स्मॉल स्टेट्स थे, और जो गुजरात है वहाँ पे 14 बिग स्टेट और 119 स्मॉल स्टेट्स। तो आप भी सोच के देखिए, अगर आज भी इंडिया ऐसा ही होता तो कितना डिफिकल्ट होता इसका एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे रूल करते। ठीक है, तो चलते हैं 15 अगस्त 1947। इस दिन को बहुत सारे रूलर्स ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया, जिस डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से नाम से जाना जाता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब है कि अगर कोई राजा इस डॉक्यूमेंट को साइन करता है तो साइन करने के तुरंत बाद से ही वो स्टेट इंडिया का पार्ट माना जाएगा। देखते हैं, कुछ स्टेट्स ने तो इंडिया में आने का फैसला कर लिया था, बट कुछ स्टेट ऐसे भी थे जिनका इंटीग्रेशन जो था वो बहुत डिफिकल्ट था। जैसे कि बात करें जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर या
कश्मीर की। इनका इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट था और सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल था इन्हें जोड़ के रखने में। तो सबसे पहले बात करते हैं जूनागढ़ की। तो इसे कैसे जोड़ के रखा? बाय प्लेबिसाइट, वोटिंग करवा के। यहाँ के जो महाराज थे वो थे मोहम्मद महाबत कांजी 3। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ ना एक्चुअली कि जो इस एरिया की मेजोरिटी थी वो तो हिंदूज थी, हिंदू लोग यहाँ पे ज़्यादा थे। बट जो यहाँ के जो महाराज थे इन्होंने क्या किया, बिना अपनी जनता से सलाह मशवरा किए पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला ले लिया, जिसके वजह से लोग भड़क गए और वहाँ पे बहुत बुरा माहौल हो गया। तो इंडियन मिलिट्री फोर्स ने उस एरिया में जाके स्थिति को संभाला और उसी दौरान महाराजा जो थे वो देश छोड़ के चले गए। तो तभी प्लेबिसाइट करवा के उसके बाद जूनागढ़ को इंडिया में शामिल किया गया। और यहाँ के महाराज के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो शायद आपको भी जाननी चाहिए। तो क्या हुआ कि जब इंडिया छोड़ के महाराज जा रहे थे तो कहा जाता है कि जो महाराज थे ना वो बहुत ही शौकिया मिजाज के थे, मतलब डांस, म्यूजिक और स्पेशली पेट्स का उन्हें बहुत शौक था। तो जाते टाइम वो अपनी बेगम को यहीं भूल गए, बट जो उनके पालतू 2 कुत्ते थे उन्हें वो अपने साथ हवाई जहाज में साथ ले गए। मतलब सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है। या फिर क्या कुछ भी बोले कि उनकी बेगम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए अपने पेट्स थे। चलिए सेकंड बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद की बात करें तो उस टाइम का सबसे प्रिंसली स्टेट जो बड़ा था वो था हैदराबाद, लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट। आज का आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका भी उसका पार्ट था। यहाँ पे जो जैसे हम महाराज कहते हैं ना, उधर टाइटल दिया जाता है निज़ाम, जो कि रिचेस्ट मैन होते हैं वहाँ के। तो उन्होंने ना एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया के साथ, बट नेगोशिएशंस चल रहे थे अबाउट कि वो कहाँ पे ऐड होंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, जो पीजेंट थे वो निज़ाम से बहुत दुखी थे। नवाब का क्रूर ट्रीटमेंट जो था वो पीजेंट से सहन नहीं हुआ तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। तो ऊपर से नवाब ने इस रिवोल्ट को सुप्रेस करने के लिए मिलिट्री का सहारा लिया, जिसको हम कहते हैं रजाकार्स। तो वहाँ पे बहुत टेंशन मुक्का माहौल हो गया। तो 1948 में इंडियन आर्मी ने एंटर करके वहाँ की स्थिति को संभाला और तभी से हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन गया। नेक्स्ट इज मणिपुर। मणिपुर की बात करें तो यहाँ के महाराजा का नाम है महाराजा बोधा चंद्रा सिंह। इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन साइन कर दिया और इंटरनल ऑटोनॉमी भी मांगी, मतलब कि सेंटर का हमारे ऊपर कंप्लीट कंट्रोल ना हो। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि पब्लिक प्रेशर के कारण इलेक्शंस करवाने के लिए कहा गया। ठीक है, जो मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो तो इंडिया के साथ आना चाहती थी, बट जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी वो उन्हें अपोज कर रही थी। तो लास्ट में क्या किया ना, महाराजा ने मर्जर एग्रीमेंट साइन कर दिया, जिसके रिजल्ट हमें आज भी देखने को मिलते हैं। उस वो टेंशन हमें मणिपुर में आज भी देखने को मिलती है। तो बात करें तो अभी इधर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जो मणिपुर है ना वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्टेट है इंडिया का जिन्होंने इलेक्शंस करवाए थे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मींस वहाँ पे इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला ऐसा स्टेट जिसने इलेक्शन करवाए ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वो है मणिपुर। देन बात करते हैं कश्मीर की। तो कश्मीर के राजा थे महाराजा हरि सिंह। वो भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे कश्मीर को। वहाँ पे जो मेजोरिटी थी वो मुस्लिम्स थी। तो भी क्या हुआ ना, वहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम्स थी तो पाकिस्तान को लगा कि ये एरिया हमारा है, तो पाकिस्तान ने वहाँ पे अटैक कर दिया। उस अटैक के कारण जो हरि सिंह महाराज थे उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी, बट इंडिया ने कहा कि हाँ हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, बट उससे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करना पड़ेगा। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो डॉक्यूमेंट है जिससे कश्मीर इंडिया का पार्ट बन जाता। तो इसके 3 सॉल्यूशन निकाले गए कि पाकिस्तान है जो विड्रॉ कर ले, मतलब पीछा चला जाए, इंडियन फोर्सेस भी पीछे हो जाए और प्लेबिसाइट कंडक्ट कराया जाए, मतलब वोटिंग के माध्यम से ये पता लगाया जाए कि कश्मीर किसका पार्ट बनना चाहता है। तो 1948 में शेख अब्दुल्ला जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बन के कश्मीर के, और आर्टिकल 370 के तहत प्रोविजनल ऑटोनॉमी दी गई, कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए कश्मीर को, जिनको अभी ख़त्म किया गया है 2019 में। अभी कश्मीर एक नॉर्मल स्टेट है, वरना पहले क्या था कि जैसे हेड ऑफ द स्टेट, मतलब हेड ऑफ कश्मीर वाज प्राइम मिनिस्टर। सोचिए, एक तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और दूसरा इंडिया में ही एक स्टेट का प्राइम मिनिस्टर। कैसे 2 प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं? और
काफ़ी जो है प्रिविलेज दिया गया था कश्मीर को उस टाइम पे इंडिया में ऐड करने के लिए, जो कि 2019 में सब ख़त्म कर दिए गए। अभी कश्मीर जो है एक नॉर्मल स्टेट है बाकी स्टेट्स की तरह। उस टाइम की अगर एक पॉपुलर मूवमेंट की बात करें तो वो चलाया था शेख अब्दुल्ला ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी। उनका क्या मोटिव था? टू गेट रिड ऑफ महाराजा, दे डोंट वांट द रूल ऑफ महाराजा, एंड सेकेंडली अगेंस्ट ज्वाइनिंग पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में भी ऐड नहीं होना चाहते थे। दैट्स इट। और अभी जो रीजनल एस्पिरेशंस थी, मतलब पाकिस्तान ने कश्मीर को अपना पार्ट मान लिया, वहाँ पे अटैक कर दिया, जो उस रीजन को लेके एस्पिरेशंस थी, उस इशू को हम कश्मीरियात के नाम से जानते हैं। ओके, देन मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट टॉपिक, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, इंडिया का पार्टीशन भी हो गया और जो थे मतलब प्रिंसली स्टेट को हमने अपने अंदर भी मिला लिया। अभी थर्ड इशू क्या आ रहा था ना, कि कैसे रीऑर्गेनाइज करेंगे स्टेट्स को। मतलब सब कुछ मिक्स थे, सभी लोग मिक्स थे, बट ऐसा रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो क्या हुआ ना कि हमें अपनी इंटरनल बाउंड्रीज को डिसाइड करना था कि इंटरनली इंडिया कैसा दिखेगा। तो ये कहा गया कि इंटरनल बाउंड्रीज को दो तरीकों से डिसाइड किया जा सकता है, एक तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे और एक कल्चरल बेसिस पे। तो चैलेंज क्या थे? फर्स्ट इज दिस इंटीग्रेशन। अगर हम लैंग्वेज या फिर कल्चर के हिसाब से इंडिया को डिवाइड कर देते तो उस टाइम पे ये भी खतरा था कि अलग अलग स्टेट बिल्कुल अलग अलग हो जाते, इंडिया बहुत की अलग अलग स्टेट बिल्कुल अलग अलग हो जाते, इंडिया बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाता। ये एक मेजर प्रॉब्लम थी उस टाइम के लीडर्स के लिए। सेकेंड, सोशल एंड इकोनॉमिकल चैलेंज भी थे। मीन्स उस टाइम पे जो इंडिया की हालत है वो काफ़ी मतलब अच्छी नहीं थी। हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, अपने डेवलपमेंट करने की ज़रूरत थी। तो रिसोर्सेज को अगर हम इंटरनल बाउंड्रीज के लिए, मतलब जिन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं इंटरनल बाउंड्रीज को डिसाइड करने के लिए, वो हम अपनी डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते थे। तो ये सोचते हुए सरकार ने पोस्टपोन कर दिया इंटरनल बाउंड्रीज को डिसाइड करने के लिए, बिकॉज दे वांट ए यूनाइटेड इंडिया जहाँ पे सभी मिलजुल कर रहे। बट इसका नतीजा क्या हुआ ना, कि लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। पहला प्रोटेस्ट जो है तेलुगु स्पीकिंग एरिया में हुआ ऑफ ओल्ड मद्रास। यहाँ पे क्या हुआ ना, तेलुगु स्पीकिंग पीपल और आंध्र प्रदेश, मतलब कि लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। एक तो जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे और दूसरे पीपल जो एक आंध्र प्रदेश चाहते थे। तो क्या हुआ ना कि जो पोट्टी श्रीरामल्लू, जो एक कांग्रेस लीडर थे, उन्होंने क्या किया कि फास्ट किया, कुछ खाया पिया नहीं, और 56 डे ऑफ देयर फास्ट उनकी जान चली गई, वो मर गए। जिसकी वजह से जो है जनता बहुत ज़्यादा भड़क गई, सरकार के ऊपर वायलेंस हुआ। तो मजबूर होकर सरकार को 1952 में एक सेपरेट आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। मीन्स देखिए, तेलुगु स्पीकिंग एरिया मतलब कि जो तेलुगु स्पीकिंग थे और आंध्र प्रदेश दोनों पहले एक एरिया थे, तमिलनाडु के लोग और आंध्र प्रदेश के। बट लैंग्वेज के कारण, लैंग्वेज बैरियर्स के कारण उन्होंने सेपरेट होने का डिसाइड किया, जिसकी वजह से एक लीडर की जान गई और उन्होंने सरकार को मजबूर कर दिया टू डिवाइड तमिलनाडु इनटू टू पार्ट्स। वन इज तेलुगु स्पीकिंग एंड सेकंड इज आंध्र प्रदेश। इसी के चलते 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, बिकॉज अगर एक ऐसा केस आ सकता है तो और भी तो बहुत सारे केस आ सकते हैं। अगर ये तमिलनाडु डिमांड कर सकता है तो हमारे देश में और भी बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहाँ पे दो लैंग्वेज या फिर कल्चर वाले लोग इकट्ठे रहते थे। उनकी डिमांड्स भी आने लगी, जिसकी वजह से 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन हुआ और 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया गया, जिसके अकॉर्डिंग हमारे उस टाइम पे 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। नेक्स्ट बात करते कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की। तो बात करते हैं बॉम्बे स्टेट की, जो उस टाइम का आज का महाराष्ट्र और गुजरात है ना, वो उस टाइम पे बॉम्बे स्टेट कहलाया जाता था। 1960 में बॉम्बे स्टेट गुजरात और महाराष्ट्र में डिवाइड हो गया। देन पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी पंजाब से अलग हो गए 1966 में, दोनों ही। असम से मेघालय अलग हुआ 1972 में। त्रिपुरा और मणिपुर भी बने 1972 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में, और जो नागालैंड है वो सबसे लेट 1963 में।
अगर बात करें तो ये सभी जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड हुए थे। अभी रीजनल बेसिस, अभी कल्चरल बेसिस के भी पे भी कुछ एरियाज डिवाइड हुए थे, दैट इज छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। ओके। और बात करें तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको मैप दिखाया था ना, यहाँ पे ये जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट वाली, लास्ट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन्हीं की जानकारी दी गई है, आप यहाँ से भी इन्हें याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला चैप्टर, होप यू लाइक इट। सो